Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, as you know that we are doing chapters from your Science New NCERT of class 6 and the name of the book is Curiosity. So we have done with chapter number 1 and chapter number 2. All the concepts are already covered. In this video, we will summarize all the topics and then we will do the exercise. I hope all of you are watching all the chapters. Please go through the links given in the description box for all other chapters, and also there are links for other subjects too. So let us just start with the summary of this chapter and then we will do the exercise. So we are surrounded by a large variety of plants and animals, such as variety of plants and animals is a part of biodiversity. हम लोग सभी बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स से घिरे हुए, यही प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी. Plants and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them. सो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग हमने सीखी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे. फिर हमने देखा था कि प्लांट्स हैव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फीचर एसोसिएटेड विद रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सो ऑन. प्लांट्स में हमने क्या क्या बेसिस पे डिफरेंसेस देखे थे, रूट्स के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे, लीव्स, फ्लावर्स एंड सो ऑन, है ना. द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. ग्रुपिंग ही वो प्रोसेस है जिसमें हम सेम फीचर्स के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं या अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट करते हैं. Then plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their heights, types of stems and branching pattern. So किस तरीके की ब्रांचेस है, मतलब जमीन के पास है या ऊपर स्टेम पे है, या फिर स्टेम कैसी है, हार्ड है, थिक है, या उसकी हाइट कैसी है. इस बेसिस पे हमने प्लांट्स का डिवीजन देखा था. And we learned about the grouping of plants on the basis of dicotyledons, also known as dicots, and monocotyledons, also known as monocots, जिनमें बीज में से सिर्फ एक लीफ जैसा निकलता है, एक कॉट होता है, उसे हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं. जिसमें दो होते हैं, जैसे हमने ग्राम चने के प्लांट का सीड देखा था, सो उसमें दो होते हैं कॉट्स, तो उसको हम डाइकोटिलिडन या डाइकोट कहते हैं. ये जो सीड्स का कवर होता है जिसमें से शुरुआत में बीच में से लीव्स निकलती हैं, उसी को हम कॉटिलिडन कहते हैं सीड का. ठीक है. Monocot generally exhibit parallel venation in their leaves and possess fibrous root, while dicots typically exhibit reticulate venation in their leaves and possess tapped. मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं लीव्स में और रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस. डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में और रूट्स कैसी होती है, टैप्स. ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं. प्लीज गो थ्रू द पार्ट्स इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द समरी. ओके, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस पार्ट. अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में देखा, अब एनिमल्स का देख लेते हैं. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग. एनिमल्स को मूवमेंट के बेसिस पे कि किस बॉडी पार्ट का यूज वो मूवमेंट करने के लिए करते हैं, हम उनको डिवीजन कर सकते हैं. देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन वरीज बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन. हमने देखा था अलग अलग जगह की कंडीशंस जो है एनवायरमेंटल, वो अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं. फिर हमने देखा था द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी रीजन में रहने के लिए अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज देयर हैबिटेट. हैबिटेट मतलब होता है घर, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, उस प्लेस को हैबिटेट कहते हैं. बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. हमने देखा था कि घर कहाँ रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उस बेसिस पे हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो डिवीजन कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं. और ये भी देखा था हमने कि जो दोनों जगह रह लेते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, राइट. फिर हमने देखा था ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स लूज देयर होम्स, फूड्स एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि हम प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, यानी उनके घर को ही खत्म करते जा रहे हैं. तो एनिमल कहाँ सर्वाइव करेंगे, उनको घर नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. देन वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव. तो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए ताकि हमारी प्लैनेट पे जो भी एनिमल और प्लांट लाइफ है वो अच्छे
अच्छे से सर्वाइव कर सके। So we have just summarized all the key points from the chapters, but I would suggest you all that please go through the chapter in detail. Okay, 3 parts are there. This is the fourth and last part. So just go through the chapters. You will have an idea about all the concepts, and it will be very helpful in solving the exercise. Now let us just move ahead with the exercise. Let us enhance our learning. So many questions are there. Let us just see one by one. Here are two types of seeds. What difference do you find among the roots and leaf venation of their plant? यहाँ पर दो सीड्स दिए हुए हैं, दो टाइप के, है ना। इनके लीफ के वेनेशन में क्या डिफरेंसेस है वो हमें बताना है। तो देखो, पहला वीट है, हमने चैप्टर में देखा था। वीट हैज फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। वीट जो होता है उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन होती है और उसकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस होती है। फिर है किडनी बीन्स यानी राजमा। इसकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है, मतलब एक मेन रूट होती है और साइड साइड में लेटरल रूट्स होती हैं। तो इसे हम बोलते हैं टैप रूट। एंड रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसके लीफ में एक जाल जैसा बनता है जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ओके, सेकंड है names of some animals are given below. Group them based on their habitat. Write the names of aquatic animals in area marked as A. जो ए वाला ये सर्कल है ये एक्वेटिक एनिमल के लिए है, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड बी। बी वाला जो सर्कल है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए है। एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट इन पार्ट सी। और जो सी है वो एम्फीबियन यानी जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी या फिर एक्वेटिक यानी वाटर में भी रह सकते हैं। तो चलिए इनमें से जो नीचे नाम दिए गए हैं एनिमल्स की, इनको हम छांट लेते हैं। तो हॉर्स टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे रहते हैं। डॉल्फिन ये एक्वेटिक पानी में रहते हैं। फिर फ्रॉग, फ्रॉग दोनों जगह रह सकते हैं तो हम सी वाले बॉक्स में लिखेंगे। शीप यानी भेड़, तो ये लैंड पे रहती है। क्रोकोडाइल ये दोनों जगह रह सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे सी में। फिर स्क्विरल यानी कि गिलहरी, ये लैंड पे रहती है तो यहाँ लिखेंगे टेरेस्ट्रियल में। वेल पानी में रहती है एक्वेटिक, सो यहाँ लिखेंगे। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि केचुए, केचुए हम कहाँ लिखेंगे, लैंड पे। ठीक है, ये मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, राइट। सो ये यहाँ आ जाएगा। नाउ पिजन यानी कबूतर, ये लैंड पे रहते हैं तो यहाँ आ जाएगा टोर्टोइस। सो टोर्टोइस जो है वो भी टेरेस्ट्रियल ही है, लैंड पे रहते हैं, उनको तैरना नहीं आता है ना। टर्टल जो होते हैं वो पानी में भी तैर लेते हैं और लैंड पे भी चल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया। अब आगे देखते हैं। मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन। मनु की जो मम्मी है वो किचन गार्डन मेंटेन करती है, मतलब वहाँ फल पौधे लगाती हैं। One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. एक दिन वो रेडिश को निकाल रही थी जमीन से, है ना, जो उन्होंने पौधे लगाए थे। तब उन्होंने मनु को बताया कि रेडिश एक रूट ही है, जड़ को ही हम खाते हैं। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। तो यहाँ पर आप रेडिश देख सकते हैं। सो रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट, ये खुद एक जड़ होती है, हम जड़ ही खाते हैं इसका। ठीक है, फिर इट हैज टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो रेडिश है इसके मेन रूट ये क्या है, टैप रूट, और साइड साइड में स्मॉलर रूट्स निकली हुई हैं। तो ये टैप रूट सिस्टम होता है इसका। और रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है। देखिए लीफ में जाल जैसा बना हुआ है तो रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन। Point out the similarities and differences between them. What are the reasons for their differences? यहाँ पर हमें गोट्स की इमेजेस दी गई हैं, एक जो माउंटेन रीजन में पाई जाती है यानी पहाड़ी इलाकों में, और एक जो प्लेन रीजन में पाई जाती है। इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ये बताना है, और ये डिफरेंसेस क्यों है ये भी बताना है। तो देखिए, द बॉडी ऑफ माउंटेन गोट इज कवर्ड विद थिक व्हाइट फर विच कीप इट वार्म। जो माउंटेन रीजन की गोट है उसकी देखिए कितनी सारी एक थिक कवर है फर ऊपर बॉडी पे, है ना, बहुत सारे रोए हैं उसके। क्यों, क्योंकि ठंड ना लगे, ठंड से प्रोटेक्शन के लिए। द व्हाइट कलर इन द माउंटेन प्रोटेक्ट द माउंटेन गोट्स फ्रॉम प्रीडेटर। क्योंकि माउंटेन रीजन में बर्फ जम जाती है ना, तो बर्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट। और ये जो गोट है इनका कलर भी बिल्कुल व्हाइट होता है, ताकि प्रीडेटर, प्रीडेटर यानी शिकारी, शिकारियों की नजरों में ये गोट्स ना आ पाए, उनको ऐसा लगे दूर से देख के कि बर्फ ही है। तो इस तरीके से ये व्हाइट कलर इनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से यानी शिकारी से। देयर आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हूव्स विद पावरफुल forelimbs that help the goats move around the steep mountain slope without slipping. देखो इनके जो hooves होते हैं, पैरों के जो नीचे नाखून के पास का जो एरिया होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, ताकि वो बर्फ पे आराम से चल पाए। और इनके पैर भी आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो प्लेन रीजन की गोट है उससे छोटे छोटे हैं ना, ताकि माउंटेन पे स्लिप ना करे और अच्छे से इनकी ग्रिप बने और चल पाए। सो रीजन फॉर द डिफरेंसेस, कारण पूछा है कि क्यों है ये डिफरेंसेस। माउंटेन गोट इज एन एनिमल दैट इज
adapted to the cold and windy environment of the mountain. तो ये सारे differences adaptation की वजह से है, मतलब माउंटेन रीजन का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है उसको कैसे झेलना है, तो गोट ने इस तरीके की बॉडी डेवलप कर ली है. Now next, group the following animals into two groups based on any feature अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर. देखिए हमने चैप्टर में बहुत तरीके से एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी, उनके मूवमेंट के हिसाब से, कौन सी बॉडी पार्ट यूज करते हैं उसके हिसाब से, वो लैंड पे रहते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, इस बेसिस पे. अब हमें इनके अलावा किसी और बेसिस पे जो नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टोरटोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लिजर्ड, इनको डिवाइड करना है. तो मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई है, द एनिमल्स विच कैन फ्लाई एंड विच कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, तो यहाँ पर नेम लिखेंगे. पहला है काउ, तो ये नहीं उड़ते तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे, यहाँ गलत का. कॉकरोच उड़ते हैं, कॉकरोच नहीं उड़ते, मोस्टली कॉकरोच नहीं उड़ते, कुछ कॉकरोच की वैरायटीज है जो उड़ते हैं लेकिन मैंने यहाँ रॉन्ग ही लगाया है. ठीक है, फिर पिजन यानी कबूतर, हाँ ये उड़ते हैं तो हम यहाँ सही लगाएंगे, यहाँ गलत. बैट भी उड़ते हैं यानी चमगादड़, यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सही लगाएंगे कि यस दे कैन फ्लाई, और यहाँ गलत लगाएंगे. नेक्स्ट है टोर्टोइस यानी कछुआ, तो ये फ्लाई नहीं कर सकते तो इधर टिक लगाएंगे. वेल, ये भी फ्लाई नहीं कर सकते, यहाँ टिक लगाएंगे. फिश, ये भी नहीं फ्लाई कर सकते. ग्रास होपर, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये तो फ्लाई करते तो हम इधर टिक लगाएंगे. लिजर्ड यानी छिपकली, ये भी फ्लाई नहीं करती तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ next question is, as the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address the challenge? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपनी सुख सुविधाओं को बहुत ध्यान देने लगे हैं और उनके रहने के लिए घर चाहिए, जिस वजह से हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को क्लीन कर रहे हैं ताकि वहां पे नई नई बिल्डिंग्स बना सके. तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे आसपास सराउंडिंग में, ये बताना है, और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं ये बताना है. तो फॉरेस्ट जो हम कट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. सो द कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया विदाउट रिप्लेसिंग द ट्रीज, इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ सिर्फ कट कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं. अब रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का? सो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा विच हैव बीन द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में नए नए घर बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर नए नए बन रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सब सुविधाएं देने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा हमारे सराउंडिंग में? डिफॉरेस्टेशन हैज मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट लाइक लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड क्लाइमेट चेंज. इसके बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, जैसे कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो जानवरों के घर छीन जाएंगे, उनसे वो लोग रहेंगे कहाँ पर, है ना. फिर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन आर, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सके? सो वी कैन प्लांट मोर ट्रीज. सो डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है अफॉरेस्टेशन. ओके, सो अफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज. एंड एक स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्री, गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए स्ट्रिक्ट, जिससे कि अगर इलीगल तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रॉफिट के लिए, तो उस पर कंट्रोल किया जा सके. देन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, ये बताने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है. देन रीयूज एंड रिसाइकल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट. जो भी चीजें हम फॉरेस्ट से यूज कर रहे हैं, जैसे पेपर जो बनते हैं वो भी पेड़ों से बनते हैं, तो हमें जो भी चीजें फॉरेस्ट से मिल रही है उसे रीयूज करना चाहिए. एक बार यूज करके नहीं फेंक देना चाहिए, नहीं तो हर बार यूज के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे. तो रीयूज रिसाइकल, एक ही चीज को दोबारा से यूज करने को हम रिसाइकल कहते हैं. ओके, सो रीयूज और रिसाइकल करके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द फ्लो चार्ट. यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी का आंसर हमें बताना है. तो देखो, पहले प्लांट है, तो यस ये एक प्लांट है. डज इट हैव लीव्स, क्या इस प्लांट में लीव्स है? तो यस हाँ है. डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, क्या इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है? तो यस हाँ है. तो ऐसा कोई प्लांट बताओ जिसमें लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन हो. तो एग्जाम्पल है, ए में आ जाएगा हिबिस्कस प्लांट. हिबिस्कस के प्लांट में हमने देखा था चैप्टर में, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. अब वापस से देखते हैं, प्लांट है यस. डज इट हैव लीव्स, क्या उसमें पत्ते हैं? हाँ है. डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? नो, अब नहीं है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन. तो क्या हो जाएगा, बनाना लीफ विद पैरेलल वेनेशन. बनाना प्लांट है, इसमें लीव्स भी होते हैं लेकिन इसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होते हैं, पैरेलल वेनेशन.
ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल दैट इज हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। राज अपने फ्रेंड संजय से आर्ग्यू कर रहा है, मतलब एक डिबेट कर रहा है कि गुड़हल का जो फूल है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्लांट श्रब कैटेगरी में आता है। तो संजय क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये श्रब कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे श्रब क्या होता है। Shrubs are medium sized plants with a woody stem. इसकी लकड़ी जैसी स्टेम होती है and several branches, और बहुत सारी डालियां भी होती हैं। These plants have a hard, flexible and strong root system. इसकी जो रूट सिस्टम है वो हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग होती है। ओके, नाउ अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछ के हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट श्रब है या नहीं। सो वेदर द हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल, मीडियम और शॉर्ट। हमने देखा मीडियम साइज होता है इसका, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या गुड़हल के फूल का जो हाइट है वो टॉल है, मीडियम है या शॉर्ट है। या पूछ सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है ग्रीन है या ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है। टेंडर मतलब नाजुक है या हार्ड है, थिक है या थिन है। ठीक, फिर हम इसके ब्रांचेस के बारे में पूछ सकते हैं। वेदर द ब्रांचेस आर क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। ब्रांचेस जमीन के पास ही उग रही हैं या ऊपर तने पे उग रही है। तो ये सब क्वेश्चन करके कोई भी कंफर्म कर सकता है कि श्रब है या कौन सा कैटेगरी का प्लांट है। ओके, नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। हमें यहाँ पर एग्जांपल देना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस बेसिस पे, और नीचे दो क्वेश्चन भी है वो भी सॉल्व करने हैं। सो ग्रुप ए में दिया है टाइप्स ऑफ सीड, इसके डाइकॉट है, यानी दो कॉटिलिडन है इसमें ना, डाइकॉटिलिडन है। सो टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है, टैप रूट। अब बताना इसके एग्जांपल, तो एप्पल और बीन्स ऐसे हैं जिनमें टैप रूट होता है और इनकी जो सीड्स होती हैं वो डाइकॉट होते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। ये जो डाइकॉट है इनमें और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो हमने देखा था कि जो भी डाइकॉट होते हैं उनके रूट्स टैप रूट होती हैं एंड लीव्स इन डाइकोट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, बी कैटेगरी में मोनोकॉट, यानी एक कॉटिलिडन है। ठीक, और इसकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस। सो कॉर्न और व्हीट इसके एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। अब इस कैटेगरी के प्लांट में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, तो इनकी जो लीव्स है मोनोकॉट की, दे हैव पैरेलल वेनेशन। ये सब हम पहले रीड कर चुके हैं, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, राइट। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर डक की एक पिक्चर दी गई है, जो भी लेबल किया गया है, नाम लिखा गया है, वो देखना है हमें ध्यान से। तो देखिए इसके पंजों के पास लिखा है वेब्ड फीट। इसके जो पंजे होते हैं वो वेब्ड यानी जाल जैसे होते हैं। ठीक है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ डक कंपेयर टू अदर बर्ड्स। यहाँ देखो दूसरी बर्ड दी हुई है पिजन, है ना। तो इससे और डक के फीट में क्या डिफरेंस है वो आपको ऑब्जर्व करना है। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। अब ये इस तरीके के फीट यूज करके डक क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। तो देखिए डक के फीट है इस तरीके से दिखते हैं और ये तैरती है ना। सो डक हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम। इनको ये जो फीट है तैरने में मदद करती है। क्यों, क्योंकि वेब्ड फीट एक्ट लाइक ओर्स ऑफ अ बोट विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग। ये देखिए बोट की जो पतवार होती है ना, इसको ओर्स बोलते हैं। इस तरीके से इनके पंजे होते हैं, तो बोट चलाने में ये कितनी हेल्पफुल होती है। ऐसे ही पानी को पीछे की तरफ धकेलने में डक के जो पंजे हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग फर्दर, कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। क्वेश्चन आंसर तो अभी तक हमने कर लिए हैं, अभी कुछ एक्टिविटीज हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला है, रीड अबाउट वन इंडियन साइंटिस्ट और अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट who is working towards protection of India's biodiversity. Prepare a brief report. हमें किसी भी साइंटिस्ट के बारे में जो हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्क कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है उमा रामकृष्णन का। उमा इज अ कंजर्वेशनिस्ट हु ट्रैक द पॉपुलेशन एंड सर्वाइवल ऑफ टाइगर। शी इज नोन फॉर एस्टिमेटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन आवर नेशनल पार्क। वो एक कंजर्वेशनिस्ट है और वो टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करना, उनका रिकॉर्ड रखना, इन सब के लिए वर्क करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिव्या मुदप्पा, उषा लचुंगा, गजाला शहाबुद्दीन, Nandini Velho, then Vidya Atharya, Uma Ramakrishnan, and Divya Karnad towards biodiversity in India. Prepare a report of the work done by any three of them.
तो इनमें से किसी 3 के ऊपर आपको रिपोर्ट रेडी करनी है कि इन लोगों ने बायोडायवर्सिटी के लिए क्या किया है। तो इस बेसिस पे आपको किन्हीं 3 पर्सन के लिए इनमें से रिपोर्ट तैयार करनी है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने उमा रामकृष्णन के बारे में तो पिछली स्लाइड में ही देखा। अब मैं यहाँ 3 और बता देती हूँ। दिव्या मुदप्पा, सो शी इज एन एक्सपर्ट ऑन हॉर्नबिल्स। हॉर्नबिल्स इस तरीके की बर्ड होती है। एंड स्मॉल कार्निवोर्स, कार्निवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। हु हैज स्टडीड द रेयर ब्राउन पाम सिवेट, यहाँ देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राउन पाम सिवेट इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट रीजन है साउथ इंडिया में, तो वहां पर इनकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में इन्होंने वर्क किया है दिव्या मुदप्पा ने। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम 3 लोगों के बारे में लिखेंगे। फिर है विद्या अथरिया, अ लेपर्ड स्पेशलिस्ट हु हैज वर्कड एक्सटेंसिवली टू स्टडी एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेपर्ड्स एंड पीपल। जो लेपर्ड्स हैं, तेंदुए होते हैं, इनके बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में जब तेंदुए आ जाते हैं आसपास के रीजन में, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा है, तो इसके लिए विद्यातरिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन नेक्स्ट इज नंदिनी वेल्हो। ठीक है, तो अ बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन वर्किंग एग्जॉस्टिवली टू इन्वॉल्व communities in conservation in the northeast, efficiently blending science with communication and design। सो ये लोगों को नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रेरित करती हैं कि कैसे वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सो ये 3 इंफॉर्मेशन हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेबल द प्लांट्स इन योर स्कूल विद देयर लोकल नेम्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और द गार्डनर, लिस्ट देम इन योर नोट। इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने टीचर या गार्डनर की हेल्प से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी इमेजेस इस तरीके से कट करके और आप नाम लिखेंगे, लेकिन नाम लोकल नेम्स लिखने हैं। जैसे मेज लिखा है यहाँ, तो आप मकई भी लिख सकते हैं, कहीं मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं ना, वीट गेहूं बोलते हैं, तो जो भी नाम आपके एरिया में बोला जाता है वो आपको लिखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर प्लान अ फील्ड विजिट और अ नेचर वॉक, record your observation, prepare a class biodiversity register by consolidating the observations and notes of all the students taken during the field visit or nature walk। so ये चैप्टर के स्टार्ट में ही पार्ट 1 में ही हमने देखा था कि कैसे बच्चे विजिट करने जा रहे हैं नेचर को अपनी टीचर के साथ। तो आपको भी ऐसा एक प्लान करना है विजिट, जो कि पहले भी हम एक्टिविटीज में कर चुके हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके और फिर एक रजिस्टर रेडी करना है। तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में कराई जाएगी। ओके, नाउ next find out about project tiger and other similar projects initiated in India to protect our biodiversity, prepare a presentation for your class। हमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और ऐसे ही जो प्रोजेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए उनके बारे में बात करनी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक इनिशिएटिव है, मतलब एक शुरुआत है जो गवर्नमेंट ने 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरुआत की थी। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1991-92 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। तो एनिमल्स के घर को यानी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एनिमल और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। ओके, सो इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट है, मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच। आपको 6-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं। इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन हाउ यू कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू। और आपको डिस्कस करना है कि आप अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी यानी एनिमल और प्लांट लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रिपेयर अ ग्रुप वाइज रिपोर्ट दैट इंक्लूड सजेशन गिवन बाय मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप। फिर आपको सारे सजेशन मिला के एक जगह पे डिस्कशन करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ कि हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ कम से कम काटने चाहिए। पुटिंग अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शिकार पे बैन लगना चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो उसको कितना भी खर्च कर लो और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना सोचो, राइट। प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी डेवलप्ड फॉर एनिमल्स वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। और जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने पहले पार्ट्स में बताया है, उस तरीके के एरियाज को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए कि जो उस एरिया में एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ है उनको प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। फिर है इंटरैक्ट विद योर एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड टू फाइंड आउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट दे सी नाउ बट वर नॉट सीन अर्लियर एंड वाइस वर्सा। Collect pictures of these plants and animals and paste them in scrapbook. Find out more about them from your teacher। ये वाला क्वेश्चन हम
हम पहले भी पार्ट में कर चुके हैं। जैसे कि आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो आप पहले देखते थे और अब आपको नहीं दिखते हैं, या फिर कौन से ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो आप पहले नहीं देखते थे लेकिन अब आपको दिखते हैं, राइट। तो और उनकी फिर इमेजेस कलेक्ट करके आपको स्क्रैप बुक में या कॉप बुक बनानी है जिसमें पेस्ट करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि देयर आर सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बिकम रेयर और एक्सटिंक्ट over time due to various factors such as habitat loss, climate change, hunting and pollution। इन सब कारणों से जैसे उनका हैबिटेट नुकसान हो गया या क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे हंटिंग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स ऐसे हैं जो पहले थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी खत्म हो गए, अब देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर रेयर हो गए। रेयर मतलब कि बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर ये डोडो बर्ड है। ये आइलैंड ऑफ मॉरिशियस में ये पाई जाती थी, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब ये बर्ड्स अब देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पता करके और लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so with this we are done with chapter number 2 diversity in living world। इसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया, सारे टॉपिक समझे और एक्सरसाइज भी सॉल्व की। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदर सब्जेक्ट्स की भी, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। So I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.